इस एग्ज़ाम को प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, ठीक है। मतलब आप हंसी मजाक में या ऐसे वो जो कई होके निकल जाते होंगे, निकलते होंगे वो जो 3 महीने में कर लेते हैं मुझे मेहनत करनी पड़ती है। आई रियलाइज दिस कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव गॉट इन माई लाइफ हैव बीन थ्रू हार्ड वर्क। मतलब जो मिली है ना मुझे। And after 10 days you were a changed person. That's what you. नहीं वैसा भी नहीं है सर, पूरा चेंज ऐसा भी नहीं है कि आप ट्रांसफॉर्म हो गए। So guys, today's session I am 100% sure is going to be one of the most interesting sessions ever. I have Anurag with me and he is going to join the police services this year. And Anurag ने खुद ही एक्सेप्ट किया मैं सर मस्ती वाला ही बंदा हूँ, पढ़ाई वाली चीज़ तो थोड़ा सा एग्जाम में तो करनी पड़ती है पढ़ाई वाली चीज़ तो एग्जाम हो गया, ये सब इतनी सारी चीज़ें हो गई, उसके साथ वैसे इनहेरेंटली मैं एक मस्ती वाला बंदा हूँ, ठीक है। सो ओवर टू यू अनुराग। फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ कि आपका DTO के बाद व्हाट हैज़ योर लाइफ बिन एंड हाउ डू यू कम टू UPSC, राइट, वेर योर प्रॉस्पेक्ट्स वर रियली वेरी गुड, राइट। तो फिर यहाँ पे ट्रांजिशन कैसे होता है? आपने जॉब भी शायद काफ़ी टाइम तक यू डिडंट क्विट टिल यू अंडरस्टूड द एग्जाम रियली वेल, सो टेक अस थ्रू दैट जर्नी। Okay. Sir, so I was in Delhi Technological University pursuing engineering physics with major in electronics and minor in robotics. तो मतलब सर कॉलेज के टाइम ही बहुत एक इंटेंस था, मेरे को लगता है कि मेरा कोर्स। तो उस टाइम बहुत मेहनत करी, ठीक है। फिर उसके बाद जब जैसे प्लेसमेंट हुई तो लगा कि अब यार बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अब नया कुछ एग्ज़ाम ना, मैंने जैसे मेरे बहुत फ्रेंड्स मास्टर्स भी दे रहे थे या MBA भी दे रहे थे, बट मुझे लगा नहीं अभी मैं खुद भी जस्टिस नहीं कर पाऊँगा अगर मैं कोई एग्ज़ाम देता हूँ तो इसलिए फिर मैंने जॉब ले लिया सर। मतलब बिकॉज थोड़ी सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए थी और लगा कि कॉर्पोरेट लाइफ भी एक बार जी के देखें, ठीक है। तो सर 1 साल मैंने गुड़गांव में करा, वहाँ पे जॉब करा। फिर आई रियलाइज्ड कि मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ है, बिकॉज फादर भी मेरे गवर्नमेंट में ही थे। देन उनसे भी डिस्कस होता था तो मेरे को IAS और IPS इन सब के बारे में थोड़ा सा आइडिया था कि अच्छी जॉब है, बहुत प्रेस्टिजियस है एंड यू गेट टू वर्क। वो क्योंकि मेरे फादर जैसे उनसे इंटरेक्ट करते थे या बताते थे तो कहते थे कि आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत काम, हाँ, एक्सपोजर इन सोसाइटी में भी आप अच्छा एक कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो आई न्यू दोज थिंग्स, बट सर वो ना एक तो बैक सीट ले ली थी मतलब उन चीज़ों ने ना। तो इसलिए मैंने जब गवर्नमेंट में आया तो UPSC के थ्रू नहीं आया, बट मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जैसे मेक इन इंडिया में था, मैं स्टार्टअप इंडिया इन प्रोजेक्ट्स में भी हैंडल करा। तो आई वॉज एन्जॉइंग, मतलब कि अच्छा लग रहा था बिकॉज पॉलिसी मेकिंग में आई वॉज वर्किंग और आई वॉज इंटरेक्टिंग विद वेरियस IAS एंड सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, जिनसे आई वॉज गेटिंग टू लर्न अ लॉट। बट सर दे वर द वन हु पुश्ड मी कि आप में कैलिबर है तो यू शुड परस्यू दिस एग्ज़ाम। बट सर यहाँ पे किसी के पुश से आपको पता है कि उससे तो काम चलता नहीं जब तक आपके अंदर से एक स्पार्क ना आए, ठीक है। तो सर वहाँ ना मतलब एक इंसिडेंट भी ऐसा हुआ, 1-2 इंसिडेंट जो मुझे लगा कि यार वो काम तो इतना नहीं कर रहे बट दे वर टेकिंग क्रेडिट। मतलब ऐसा मुझे लग रहा था कि नॉट टू डिमीन एनीवन बट आई वाज डूइंग द वर्क आइडियली, बट मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था उसका क्रेडिट, मुझे ऐसा लगा थोड़ा। फिर आई थॉट कि नहीं यार, अगर मतलब आपको कभी लाइफ में मैं आगे अगर सोचता हूँ तो जस्ट बिकॉज मैं मस्ती में रहा और उस टाइम जब मेहनत करनी चाहिए थी तब नहीं करी, एफर्ट्स नहीं करा, तो मुझे ये लगा कि यार रिग्रेट नहीं रहना चाहिए लाइफ में ना। तो थोड़ा सा एक ये पॉइंट, पहले 2 अटेम्प्ट तो दे दिए ऐसे ही, मतलब मजाक में या वैसे जो भी समझे, उस टाइम पता नहीं था। लेकिन बाय 3rd अटेम्प्ट आई रियलाइज्ड कि इस एग्ज़ाम को प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, ठीक है। मतलब आप हंसी मजाक में या ऐसे वो जो कई होके निकल जाते होंगे, निकलते होंगे वो जो 3 महीने में कर लेते हैं मुझे मेहनत करनी पड़ती है। आई रियलाइज दिस कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव गॉट इन माई लाइफ हैव बीन थ्रू हार्ड वर्क। मतलब जो मिली है ना मुझे। तो सर एट दैट पॉइंट ना मेरे को मेंटर, मैंने एक एनरोल करा था मेंटरशिप में, तो मेरे मेंस में भी अच्छे नंबर आए थे, 800 मार्क्स आई गॉट। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जॉब के साथ ना सर मैं जॉब को भी जस्टिस नहीं कर दे पा रहा था क्योंकि मेरा सेक्शन थोड़ा सा टफ था और छुट्टी भी नहीं मिल रही थी क्योंकि थोड़ा सा गवर्नमेंट में भी अब हो रखा है रिस्ट्रिक्शंस ना, वो इतनी ईजिली लीव नहीं देते, ठीक है। तो सर तब मैंने एक मुश्किल डिसीजन लिया उस टाइम व्हेन आई वाज ऑलरेडी टचिंग, मतलब इस तरह से एज भी बड़ी हो रही थी, 30 तक आने वाला था। तो मुझे लगा कि यार अब थोड़ा सा एक बार रिज़ाइन करके ढंग से पढ़ के देखते हैं, ठीक है। 1-2 अटेम्प्ट बचे हैं तो व्हाई नॉट गिव इट प्रॉपर गो। तो बिल्कुल फुल फ्लेश्ड। इंजीनियरिंग में यू हैड लाइक हार्डकोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस, ठीक है। अगर आपका केमिकल सिविल इंजीनियरिंग होता तो बात अलग थी, बट यू हैड लाइक हार्डकोर ब्रांचेस। तो इंजीनियरिंग वर्सेस पब्लिक पॉलिसी वाला डोमेन, यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग, यू फेल्ट इट वाज अ लॉट टफर एंड अ लॉट डिमांडिंग, इस तरह का
यस सर सर, क्योंकि जैसे मेरा जो ब्रांच था ना इंजीनियरिंग फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ऑल्दो वो बहुत अपकमिंग ब्रांच है, अभी भी गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है, चाहे वो रोबोटिक्स हो या ऑटोमेशन हो या इवन जो भी सारी 100% बिल्कुल सर, futuristic। बिल्कुल सर, जो अभी आ रहे हैं ना, आई थिंक ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब चीज़ें वी वर टॉट दीज थिंग्स उस टाइम पे हमें बताते थे। तो फ्यूचरिस्टिक तो बहुत अच्छा था और काफ़ी सही था, लेकिन सर जैसे मैं ना सिर्फ इसमें नहीं पार्टिसिपेट करता था, मैं मैनेजरियल फेस्ट या मार्केटिंग कोर्सेज या इस तरफ चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करता था, टू रियलाइज़ कि कहाँ मुझे जाना है, कौन सी डायरेक्शन में आई शुड गो, या फिर मिक्स ऑफ बोथ की मतलब ऐसा चलना है। तो मुझे लगा सर ठीक है, टेक्निकल साइड में भी आई वॉज फाइन, कि मतलब मेरे ठीक ठाक परसेंट आते थे, अबव 70 हर बार आते थे, और मेरे को कंसेप्ट्स भी आई वॉज एबल टू ग्रास्प दोस। बट सर मुझे लगा कि मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा सा इस तरफ है। हाँ, मतलब आई रियलाइज्ड कि पब्लिक पॉलिसी और ये सब मेरे को थोड़ा एक्साइटिंग लगता था। सो ये आपने बहुत सही पॉइंट भी बोला कि कॉलेज में व्हेन यू हैड मैनेजरियल पोजीशंस इन Yes, sir. ऑल द फेस्ट्स एंड क्लब्स, दैट आल्सो गिव यू एक्सपोजर कि हाँ ये वाला काम भी Exactly. आप इतने स्टेक होल्डर्स को सेम पेज पे लाना, Yes, sir. कोई चीज़ स्टार्ट से एंड तक एग्जीक्यूट करना, ये सब सारी चीज़ें करके यू गॉट एन आइडिया कि दिस कुड बी एन ऑल्टरनेट टू इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपको लाइक टेक्निकल ही काम करना पड़ता है। ये सर, हाँ, मतलब वो थोड़ा सा एक्साइटिंग भी लग रहा था मुझे। मुझे लगा कि यार इसमें थोड़ा ज़्यादा मज़ा, मैं अपने आप को जस्टिस कर पाऊंगा जैसे मेरा नेचर है, क्योंकि मैं सबको साथ लेके चलना, टीम प्लेयर, मुझे उसमें मज़ा आता है, लीडरशिप भी, आई लाइक सच थिंग्स, डूइंग सच थिंग्स, और मैनेजेरियल। तो सर मुझे लगा कि मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा इस फील्ड में ज़्यादा है। परफेक्ट, ऑसम ऑसम। हाउ डिड यू मेक दैट चॉइस कि मैं जॉब छोड़ूं, अभी जॉब छोड़ूं, 2 साल के बाद जॉब छोड़ूं, ये चीज़ आपने कैसे? सर एक तो जो जॉब थी ना, वो काफ़ी मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि मेरे पास उस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। जैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी टू मेक इन इंडिया, आई वॉज द वन पर्सन जो सोल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था JS से, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से। तो मेरे को सर, मैं बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रहा था कि किस तरह से मुझे वहाँ पे ऑफिस इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, किस तरह से आप स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करते हो या मीटिंग करवाते हो। तो सर उस टाइम तो मतलब 2-3 साल तो ऐसा था कि पता नहीं लगा वो कैसे बीत गया, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। और सर सेकेंडली आई वॉज इन दिल्ली विद माई फैमिली, और मेरे फ्रेंड्स भी थे यहीं पे दिल्ली में, तो मेरे को ठीक चल रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि एम्बिशियस नहीं हो रहा था कि मुझे एग्ज़ाम देना है या कुछ ऐसा। मैं अपनी स्वीट पेस पे थोड़ा बहुत पढ़ भी रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ बिल्कुल वो था। जब मेरे को फ्री टाइम मिलता था तो मैं न्यूज़पेपर, एक हैबिट थी जो मैंने कंटिन्यू रखी अपनी, ठीक है, मतलब कॉलेज के टाइम से मैं, क्योंकि अच्छा सर, न्यूज़पेपर आप कॉलेज से ही पढ़ रहे हो? हाँ, क्योंकि उस टाइम भी सर, जैसे आपका अगर प्लेसमेंट होना पड़ता है तो कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और उस टाइम भी टेस्ट होते हैं। जैसे प्लेसमेंट होता है तो उससे पहले ना सर क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, जिसमें आपका वो इंग्लिश, मैथ्स, ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग चेक करते हैं। तो वहाँ पे आपको, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होते हो, तो चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आपका GK हो, उसमें हेल्प करता है सर। तो मैं पढ़ता, मेरे को हैबिट थी, जो मैं कोशिश करता था, जैसे ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो रेदर देन यूजिंग माई फ़ोन, मैं वो पढ़ता होता था या नॉवल पढ़ लेता था। तो एंड जैसे इवन लंच के टाइम में भी ना, कई टॉपर्स की मैं स्ट्रैटेजी भी दिखता था, ऐसा नहीं, एट द बैक ऑफ द माइंड इट वाज देयर, कि क्योंकि अल्टीमेट, जैसे मैं अगर इसमें हूँ, ब्यूरोक्रेसी या मिनिस्ट्री में हूँ, तो नेक्स्ट गोल तो ऑब्वियसली आप यही देखोगे ना कि मैं ऊपर कैसे चढ़ा जा सकूँ, है ना। तो इसलिए सर था, वो सपना था मेरा, मतलब ऐसा नहीं है, बट वो क्योंकि इतनी कंफर्टेबल लाइफ हो रखी थी, सब ठीक चल रहा था, तो इसलिए मुझे उसका एट बैक सीट ले रखी थी उसमें। गॉट इट। तो सही, ये तो बिल्कुल सॉलिड प्लानिंग है, क्योंकि एक चीज आपकी इतनी अच्छी, इफ लेट्स से द जॉब वाजंट दैट अमेजिंग, देन प्रोबब्ली यू वुड हैव क्विट, बट वहां भी आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा था। यू वर लाइक कि इसको जाने नहीं दे सकता मैं, फॉर समथिंग अनप्रेडिक्टेबल एट दिस मोमेंट। सही, ऑसम। और उस टाइम सर ये भी लगता था कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कैलिबर पे भी उस टाइम डाउट होता था, सही बताया तो। बट फिर ग्रेजुअली आई थिंक मेंटर्स का और मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा है सर इस एग्जाम में। तो उन्होंने, दे वर द वन हु हैड ऑलवेज फेथ इन मी, चाहे जब मैं, मेरे को खुद से भी कभी कभी लगता था ना कि यार कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, मतलब उस स्टेज पे भी उन्होंने, दे वर द वन हु यूज्ड टू पिक मी अप सर। अच्छा, ऑसम। जब आपने जॉब छोड़ी, तब आप मेंस में भी 800 के आसपास ले आए थे। यस सर। ठीक है, एंड देन यू वर लाइक, आप फुल टाइम कूदे हो, एंड फिर फुल टाइम आपने नोट्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करके, एंड देन विद इन द स्पैन ऑफ 2 years उसके बाद यू हैव बीन एबल टू डू इट, राइट। अब उस जर्नी में फिर क्या डाउट्स आ रहे हैं आपके? अब आप ये बताइए कि फिर वहां पे आपको फील, जब मान लीजिए पहली बार नहीं हुआ, देन डिड यू फील कि अरे भाई क्या? हाँ सर, मतलब क्योंकि आई थिंक इस एग्ज़ाम में अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो सेकंड नेम ऑफ दिस एग्ज़ाम। कई लोग तो आपको पता है वो यू को अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो सर वो तो ऑब्वियसली रहता है, चाहे आप इवन
इंटरव्यू भी दे रहे हो तो भी आपको पता नहीं कि आपका क्या होगा, ठीक है। मतलब ऐसा भी है इवन। तो सर ये तो पता ही था कि यहाँ पे एवरीथिंग हैज़ टू क्लिक एंड आपके साथ भगवान का लक, ब्लेसिंग्स, हर चीज़ की ज़रूरत है। तब जब सिर्फ एक बार ही सब ठीक होना पड़ता है तो आपका नेम ऑब्वियसली फिर उसके अंदर आ जाता है। तो एक प्रोसेस है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, अपनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि दैट इज़ द ओनली कंट्रोलेबल दैट यू हैव, ठीक है। तो एक कंट्रोल द कंट्रोलेबल मेरे दिमाग में था कि सिर्फ आप यही में, आपके हाथ में क्या है अनुराग। मेरे को जब भी थोड़ा वैसा लगता था ना, या मेरी मदर से भी बात करता था तो कहती थी रिजल्ट का तो नहीं पता आपको, आपको ये भी नहीं पता कि इंटरव्यूअर कैसा नंबर देगा या इवैल्यूएटर कैसे देगा, बट यू कैन डू, आप अपने एफर्ट्स को थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है। जो और कर रहा है उसको कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली रिलेटिव है यहाँ पे ना। मतलब कि एटलीस्ट जो टॉपर्स जिस तरह से आंसर लिख रहे हैं आपको वो तो लिखना ही पड़ेगा ना सर। उससे एक स्टेप इफ़ यू कैन गो अहेड तो आपको शायद और बेटर नंबर मिल जाए। तो सर ये था मुझे कि हर डे आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, और डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, डिसिप्लिनिंग में आपने अपने पेरेंट्स का भी रोल बताया था। यस सर। एंड आई थिंक दे हैव बीन योर सपोर्ट सिस्टम थ्रू आउट, राइट? Exactly. So in terms of like academically helping you or staying, ensuring that you are in the right frame of mind, Yes, sir. what role have they played? Like उन्होंने नहीं कहा आपको कि आप DTO के हो, आप वापस कॉर्पोरेट पे चले जाओ, या टेक अ हाई पेइंग जॉब, लोकेट योर फ्रेंड्स, जो ऑलमोस्ट बाकी सब जगह पे होता है ना कि थोड़ा टाइम रिस्क ले लिया तो फिर पेरेंट्स कहते हैं भैया चलो लाइफ भी अब चल रही है, राइट? सो दैट नेवर हैपेंड विद यू? नो सर, दे वर वेरी सपोर्टिव। पहली बात तो कभी उन्होंने कंपेयर किया नहीं मुझे, मतलब वो बहुत अच्छी क्वालिटी है आई थिंक मेरे दोनों पेरेंट्स की, मेरे फैमिली की, कि उन्होंने कभी कंपेयर नहीं करा कि दोस्तों की शादी हो रही है या अब उनका ये हो गया, वो सब फॉरेन में सेटल हो रहे हैं। तो उन्होंने कभी, क्योंकि दे न्यू आई वाज ऑलरेडी वर्किंग वेरी हार्ड, मतलब मैं उस टाइम भी पढ़ाई मस्ती वस्ती नहीं कर रहा था उस टाइम, क्योंकि मैंने छोड़ रखा था, ठीक है। उस टाइम आप खुद सोचो ना सर, करना है मस्ती तो पूरी अच्छे से करो ना, या तो अच्छे से करो, पूरे ढंग से एंजॉय करो। आप वहाँ पे खुद को भी चीट कर रहे हो और इस एग्ज़ाम को भी चीट कर रहे हो। तो उस टाइम सर आई वाज वेरी फोकस्ड, और वो फोकस मेरे पास ना सर, मेडिटेशन ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा। मैंने एक विपासना कोर्स किया था 10 डेज़ का। उससे पहले तो सर लगता है कि कैसे करेंगे यार, इतनी देर कैसे कंसंट्रेट करके बैठेंगे, 10-12 घंटे तो ऑब्वियसली पढ़ना। तो विपासना जिसमें आपको कुछ बोलना नहीं होता है? यस सर, कुछ बोलना नहीं, किसी को देखना नहीं, और सात्विक भोजन खाना होता है। सबसे एक्सट्रीम वर्जन आपने किया है सर हाँ, वो 10 डेज वाला सभी को ही करना पड़ता है सर, वो फर्स्ट स्टेप वो होता है, वो करना है। तो सर उसने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा, बिकॉज आई लर्न द मेडिटेशन टेक्निक फ्रॉम देयर। और मुझे एक ये भी आ गया था कि मैं अपने आप को कर सकता हूँ यार कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि मुझे, क्योंकि खाना पीना भी पसंद है, ठीक है। तो उस टाइम जब आप पढ़ रहे हो तब आप इतना ऑयली खाना या इतना एक्साइटिंग खाना या वैसा नहीं खाना होना होता ना। तो सर वहाँ पे मेडिटेशन ने इवन कंसंट्रेट करने में, फोकस्ड रहने में, ठीक है, अपने गोल्स को मीट करने में यहाँ पे बहुत हेल्प करा। विपासना तो बहुत टफ, आई थिंक पीपल स्टार्ट क्राइंग, और वो आपकी सारी एंजाइटी सब कुछ बाहर आ जाती है व्हेन यू गो थ्रू दैट प्रोसेस। A lot of people left sir that course in between. हाँ, So बट यू कंटिन्यूड थ्रू। so that is what made me more resilient ना। मतलब मुझे पता था कि चाहे जितना भी डिफिकल्ट हो करेगा तू कंटिन्यू। मतलब वो आई थिंक वो मेंटल रेजिलियंस वहीं से आती है, वो मैं हूँ थोड़ा। एंड आफ्टर 10 days यू आर अ चेंज पर्सन, दैट्स व्हाट यू। नहीं वैसा भी नहीं है सर, आप पूरा चेंज, ऐसा भी नहीं है कि आप ट्रांसफॉर्म हो गए। नहीं 10 days के, हाँ, फिर हाउ डू यू कंटिन्यू? सर मैं सीखने गया था, क्योंकि सर ये लाइफ आपको पता है कि इतनी आसपास इतनी टेंशन है, आप ऑफिस में हो, वहाँ पे भी इतने ज़्यादा आपको गोल मीट करने होते हैं, देन कोई ना कोई आपका कुछ ना कुछ बोल के आपकी इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। तो आई थॉट कि पावर मैं किसी और को क्यों दूँ, मेरे को खुद भी तो पावर पता होनी चाहिए कि जहाँ पे आई कैन कंट्रोल माई इमोशन। सो मैं ये टूल था जो मैं सीखने जा रहा था, बट दिस टूल हेल्प मी थ्रू आउट माई यूपीएससी जर्नी सर। मतलब और इवन आई थिंक आगे भी हेल्प करेगा मुझे लगता है ना, क्योंकि आईपीएस में भी आपको पता है कि प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, है ना। सो सर ये आई वुड रिकमेंड कि हर किसी को करना चाहिए। कोई भी मेडिटेशन टेक्निक कैन बी एनी, ज़रूरी नहीं है कि आप विपासना ही करो, यू कैन डू एनी। चाहे ब्रीदिंग पे भी कंसंट्रेट करते हैं कई लोग कुछ और भी तरह से करते हैं, बट सर फोकस क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मुझे लगता है यहाँ से। एंड सर मेरे पेरेंट्स का रोल ये था, क्योंकि मैं थोड़ा सा शुरू में डिसिप्लिन की मेरी प्रॉब्लम रहती थी। जैसे मैं रात में अगर पढ़ने लगा तो मैं 2-3 बजे तक पढ़ता ही रह गया, ठीक है, जो और किसी अगले दिन मैं 10 बजे। तो मेरा एक रूटीन की प्रॉब्लम थी, जो कि इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल था, कि मैं 10 बजे मैंने उन्होंने कहा था कि मेरा लाइट बंद कर देना, तो ताकि मैं उठ जाऊँ 4:30-5 बजे उठ के। और सर उसने भी, वहाँ पे भी मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा। अरे ऑसम, बहुत यस बहुत सही। सो इट हैज बीन अ कलेक्टिव एफर्ट। बिल्कुल सर, घर वालों का भी है, हाँ, एवरीवन, हाँ, है ना, सिंगल लोन वुल्फ अटैक नहीं था, बिल्कुल सही। चलिए लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले प्रीलिम्स एज अ हर्डल, राइट? व्हाट इज योर फिलॉसफी कि क्या
quintessential requirements हैं to clear prelims exam? And I believe you have also gone through Zishan sir's videos and understood a lot more about attempting the paper and all. Take me through that. यस सर एक तो जब मैं शुरू में भी कर रहा था ना तब मैं आई वाज लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स उस टाइम भी ना, लेकिन प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब ऐसा होता जा रहा है कि दे आर चेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग, मतलब चाहे जितने भी क्वेश्चन टफ हों, लेकिन अगर आपके बेसिक्स ठीक है ना, मतलब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर बेसिक शुड बी इन द प्लेस, ठीक है, तो उसके लिए सर एक प्रोसेस है जो कि पहली बात NCERTs तो आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, मतलब उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कोई भी कितने भी वीडियोस देख लो, मैराथन देख लो यूट्यूब पे, वो सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे देगा आपको, लेकिन हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। जो NCERT पढ़ी आपने, ठीक है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, जैसे कि हर सब्जेक्ट की आई थिंक प्रिस्क्राइब्ड है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, वो पढ़नी ही पढ़नी पड़ती है और खुद से ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपका ब्रेन तभी वर्क करता है और कंसेप्ट तभी क्लियर होते हैं, ठीक है सर। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की जैसे ज्योग्राफी की भी NCERTs जो हैं 11th और 12th की, यू हैव टू गो थ्रू देम। सर एक इसमें मैंने चेंज ये करा था कि मैं ना क्या करता था, कोई भी बुक पढ़ने से पहले यूट्यूब का ना, क्योंकि हर किसी की अवेलेबल है, देख लेता था क्विकली 1.5 या 1.75 की स्पीड पे करके उसे देख लेता था, ताकि मेरे माइंड में ना एक पिक्चर सी बनी पड़ी हो, क्योंकि फिर ना कंसेप्ट्स और ज़्यादा, फिर मैं सिर्फ रटूंगा नहीं, फिर मैं जैसे जैसे बुक पढ़ता था ना, यूज टू हाईलाइट एक तो कर लेता था साथ के साथ, और उसी को ही ना शॉर्ट में उस पैराग्राफ की समरी या क्रक्स एक दो वर्ड में साइड में लिख लेता था, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर आई एम रिवाइजिंग दैट मैं सिर्फ उसको देख के खुद से अपने माइंड में रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ, ठीक है सर। एक ये मैंने चेंज करा था। दूसरा मैंने कहा कि बिकॉज यहाँ पे एग्जाम ना सिर्फ आपका नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा, टेस्ट कर रहा है यहाँ पे आपकी MCQ सॉल्विंग स्किल्स। तो मैं जैसे ही चैप्टर करता था ना, तो सर मैंने क्वेश्चन बैंक्स ले रखे थे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के। ये दो चीज़ें ना, मैं एक तो चैप्टर शुरू करने से पहले भी मैं क्विकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता था, ताकि मेरे माइंड को पता हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही मैंने वो चैप्टर पढ़ा ना, उसको मैं सॉल्व कर लेता था साथ के साथ ही, ठीक है। सिर्फ सॉल्व नहीं, रेदर आई यूज टू सी कि उसके ऑप्शंस में क्या क्या पूछ रहे हैं, ताकि सो दैट आई गेट इनटू द माइंड ऑफ मेकर ऑफ दिस एग्जाम, ताकि पता लगे, ठीक है। एंड सर तीसरा, जो करंट अफेयर्स है उसको भी निगलेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही है। मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैगजीन्स और ये मॉड्यूल्स बनाते हैं, दे आर मच बेटर एट दैट, वो अच्छी रिसर्च करते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक पकड़ा जो पूरे साल का आई थिंक पूरा करके आपको देते हैं, उसको मैंने रिवाइज़ करा एक दो बार, ठीक है सर। ये है। और सर चौथा, जीशान सर ने जैसे बताया था कि किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है, तो सर पेपर अटैम्प्ट के लिए भी ना मैंने अपने लिए एक शीट बनाई थी इस बार, जिसमें मैंने लिखा था कि मेरी एक्यूरेसी मुझे कैसे इंप्रूव करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो जिसके लिए आप 100% श्योर हो, उसको फर्स्ट राउंड में मैंने किया, ठीक है। देन सेकेंड राउंड में जिसमें आप 50% आपने एटलीस्ट 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लिए, वो करा, ठीक है। फिर लास्ट में जिसमें आपने एटलीस्ट एक कर लिया ना, वो तब करता था जब मेरे को लगता था कि मेरे अटैम्प्ट मेरे हिसाब से अगर हो गए हैं तो ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिफ़िकल्टी ऑफ पेपर थोड़ा सा। तो सर ये मैंने शीट बना के ना, मैं एनालाइज इसको प्रॉपर ढंग से करा था, ठीक है। तो इसने सर मेरे को हेल्प करा इवन फाइनल पेपर में भी। और पोस्ट टेस्ट डिस्कशन, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस आप कैसे करते थे सर? मैं पहले तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसमें, अराउंड 2.5 आवर या इतना। तो मैं, क्योंकि मैं ये गलती कर रहा था कि जो उन्होंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया होता ना, मैं उसको लाइन बाय लाइन पढ़ रहा था, उसको हाईलाइट कर रहा था, जो मुझे लगा इज़ नॉट अ वाइज थिंग टू डू। रेदर जहाँ पे मैं गलती करता था ना, बाद में मेरे को ये मेंटर ने बताया था कि अब उसको अपने सोर्स से देखो कि उसमें आपने क्या पढ़ा था, कि उसके अंदर अगर इन्फॉर्मेशन थी जो आप नहीं रिवाइज कर पाए, आपने पढ़े हुए भी आप गलत कर रहे हो, ठीक है, तो उसको तो रिवाइज कर लो साथ के साथ। अगर कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको वहीं पे ऐड कर लो, कंसोलिडेट कर तो नई इन्फॉर्मेशन। ओके, गॉट इट। सो दिस बिकेम वन ऑफ योर पिलर्स, जिसकी वजह से फिर प्रीलिम्स यू वर एबल टू कंट्रोल। यस। अब फर्स्ट मेंस आपके नोट्स रेडी नहीं थे, ठीक है। सेकेंड मेंस पे जब आप आते हो सर तो कुछ थे, ऐसा नहीं है कि नोट्स बिल्कुल रेडी नहीं थे, कुछ के थे, बट पूरे जितने होने चाहिए ना आइडियली, कि जिस फॉर्मेट में होने चाहिए उस फॉर्मेट। सो मेंस में आपने कैसे एनालाइज किया कि जैसे आपने पहले भी बताया था, एग्जाम रिलेटिव है, आपके पास अल्टीमेटली आपका कंपटीशन पता होना चाहिए, वो किस लेवल पे खेल रहे हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो मेंस में हाउ डिड यू असेस कि आपको अब और कितना इनरिचमेंट करना है, कंटेंट में किस लेवल का इनरिचमेंट चाहिए विज़ जो बाकी एस्पिरेंट्स लिख रहे थे उस टाइम पे पेपर, राइट? बिकॉज सेकेंड अटेम्प्ट तक आई थिंक यू हैव स्टार्टेड स्कोरिंग वेल, तो उसके थ्रू आप ले चलिए, उसके बेसिस पे आपने नोट्स कैसे बनाए थे, व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड योर हेड एट दैट पॉइंट? यस सर। एक तो इसके लिए ना कुछ साइट्स हैं
मतलब जहाँ पे वो डेली आंसर डालते हैं, तो मैं उनके वहाँ पे ना शुरू में मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट भी करी थी ना, तब भी मैं उनके आंसर थोड़े बहुत पढ़ता रहता था। जो बच्चे जैसे अच्छा आंसर लिखते थे ना, उसमें अराउंड डेली बच्चे कुछ ना आंसर, वो डेली दे यूज टू पुट सम क्वेश्चन, वो डेली आंसर लिखते हैं, तो वो मैं देखता रहता था। एंड सेकेंडली सर टॉपर्स की भी ना कॉपी शुरू से, जब जैसे मैंने पढ़, कुछ मेरे को आइडिया भी नहीं था उतना, तब भी मैं थोड़ा बहुत ना उनका देखता रहता था कि वाई दे आर स्कोरिंग गुड मार्क्स, कि जैसे वो डायग्राम बना रहे हैं, अच्छा वो किसी चीज़ को अंडरलाइन हाईलाइट कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ ना हैं जो आपको यहाँ पे मीट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एंड थर्डली सर मतलब वो बहुत लंबे सेंटेंस नहीं लिखते, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ना आई हैड नोटेड डाउन, जो मतलब एक तरह माइंड में भी सबकॉन्शियस माइंड में चली गई थी, ठीक है, प्रायर टू राइटिंग एनी आंसर, ठीक है। तो सर एक तो ये, फिर सर क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज ले ली थी, बट मैं आंसर मतलब लिख नहीं रहा था उसको, रेगुलरली ना कर नहीं रहा था, क्योंकि इतना माइंड बॉगलिंग हो जाता है, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा ही करूँ, बिल्कुल अच्छे से लिख के आऊँ, थोड़े सिंसियर स्टूडेंट तो है ही सर। तो लेकिन इसी को दूर करने के लिए ना सर मैंने डेली आंसर राइटिंग का एक कोर्स ले लिया था, ठीक है। तो मेरा जैसे ही कुछ पार्ट होता था ना पॉलिटी में, एटलीस्ट एक चैप्टर हुआ, तो एक टॉपिक हुआ, क्योंकि मेंस में दे हैव लिस्टेड आउट टॉपिक्स वेरी क्लियरली, तो वहाँ पे एक टॉपिक हुआ, तो साथ के साथ ही मैं उस दिन ही आंसर राइटिंग 2 क्वेश्चन देते थे वो लिख लेता था। तो सर वहाँ पे कुछ जो चेकर होते थे, इवैल्यूएटर होते थे, वो बता देते थे कि आप इसको थोड़ा इस तरह से बेटर लिख सकते हैं, या अगर इस क्वेश्चन में एसएस पूछा है कीवर्ड, तो उसको किस तरह से आप कर सकेंगे, क्योंकि सर कीवर्ड्स पे पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो तो मैंने पेस्ट कर रखा था अपने आगे, जो मेरा स्टडी टेबल था वहाँ पे, कि असेस के लिए आप क्या लिखोगे, क्रिटिकली एनालाइज के लिए, या इस तरह का अगर एनालाइज आता है तो क्या लिखोगे, जैसे प्रोस कॉन्स और इस तरह से, ताकि सर उसमें टाइम वेस्ट ना हो, मतलब वहाँ पे ना सोचने में मेरा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। और सर हर समझ गया कि क्वेश्चन का जो डायरेक्टिव होता है उसके बेसिस पे आपने कीवर्ड्स प्रिपेयर करके रख लिए थे। एग्जैक्टली सर, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप क्रिटिकली एनालाइज एक्सप्लेन इन्हीं को आंसर कर रहे हो। बिल्कुल, अरे वाह। एंड सर दूसरा, हर पेपर में ना कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करते ही करते हैं, ठीक है। वो भी मेरे को कुछ यूट्यूब वीडियोस से, कुछ टॉपर्स के आंसर कॉपी से, और कुछ खुद से भी थोड़ा बहुत पता करके आइडिया लग गया था, ठीक है। एक तो करंट अफेयर्स जो है वो आपके आंसर को ना सेग्रीगेट करता है औरों से, क्योंकि वो दिखाता है कि आप उसको इंटरलिंक कर रहे हो। कुछ भी आपने स्टैटिक पढ़ा ना, आप सिर्फ रट के नहीं आ रहे हो, रदर आप उसको अपने करंट वर्ड से भी रिलेट कर पा रहे हो। तो सर इसलिए करंट अफेयर्स तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता ही पढ़ता था, चाहे कितना भी कुछ हो, ठीक है, वहाँ पे। और मॉड्यूल की हेल्प करता है, ठीक है, कंसोलिडेट करने में। अच्छा, इन दोनों के आप एग्जांपल दीजिए मुझे। सर करंट अफेयर्स में जैसे उन्होंने पूछा कि मेंस में ही क्वेश्चन आ गया कि वोल्केनिक इरप्शन के बारे में बताओ, ठीक है। आपने सिर्फ डेफिनेशन लिख दी ना, दैट वोंट सफाइस, रेदर अगर आसपास अभी लेटेस्ट कुछ हुआ है, कहीं पे कहीं तो फटा ही होता है, मतलब ऐसा होता है, ठीक है, तो आप उसका एग्जांपल लिख दो। फॉर एग्जांपल, दिस वोल्केनो हैज इरप्टेड रिसेंटली इन दिस, मतलब आपने, ताकि, या ब्रैकेट में लिख दो उसको, ताकि उन्हें रहे कि इसको पता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है सर, यही तो आपका आंसर थोड़ा सा अलग करेगा, ठीक है। ऐसे ही कोई फैक्ट अगर आया जैसे रिसेंट, तो मैं फैक्ट भी, मैं उसके लिए तो खैर बुकलेट्स आती हैं, तो फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे IMR क्या है, MMR क्या है ना, मतलब सोशोलॉजी का बता रहा हूँ, सेक्स रेशियो क्या है, थोड़ा आइडिया, जैसे लिटरेसी रेट क्या है, क्योंकि ये ना आपके आंसर को सब्सटेंशिएट कर पाता है। अब मैं सर वो बता रहा हूँ कि वैल्यू एडिशन में कैसे करता था। जैसे हर सब्जेक्ट के लिए ना मुझे पता था कि मेरे को इसमें क्या क्या करना है। फॉर एग्जांपल, पॉलिटी के अंदर आई न्यू कि आर्टिकल्स के बिना उसका काम नहीं चलेगा, आपको आर्टिकल्स कोट करने ही पड़ेंगे, बिकॉज आप किसी भी टॉपर के आंसर कॉपी उठा के देख लीजिए, चाहे वो अनुदीप सर हो या श्रुति मैम हो, ठीक है, दे वो तो लिबरली बहुत ज़्यादा कोट करते हैं कि ठीक है, आप चाहे उसको पूरा मत लिखें, आर्टिकल का कीवर्ड मतलब जो उसको छोटे में अपने जैसे आप समझा सकते हैं वैसे लिख दो, और ब्रैकेट में उस आर्टिकल का नंबर लिख दो, ठीक है। ऐसे ही प्रियम्बल के डायरेक्टिव्स, कुछ हर एग्जाम में ना कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। जैसे डेमोक्रेसी, सब्सटेंशियल क्या होती है, सब्सटैंटिव क्या होती है, कुछ थोड़ा आपके पास कीवर्ड्स भी होने चाहिए। एंड सर इसी में ही जजमेंट्स का भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा, ठीक है। जैसे हर चीज़ से रिलेटेड मेरे पास राइट से रिलेटेड थी जजमेंट, जुडिशरी से रिलेटेड थी जजमेंट, जुडिशियल रिव्यू, जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, उन सबसे रिलेटेड आई हैड अ फ्यू जजमेंट विद मी, ताकि मैं उसको कोट करूं साथ में, ठीक है। सो ऐसा आपने हर सब्जेक्ट के लिए बना के, सो फॉर पॉलिटी जैसे यू सेड आर्टिकल्स आर इम्पोर्टेंट, जजमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, ऐसे आपने इकोनॉमिक्स हर सब्जेक्ट के लिए जो आपको लगा कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बेसिक होते हैं उनको आपने अलग से, आपने कुछ चांस नहीं छोड़ा कि मेरे को स्ट्राइक कर जाएगा, एग्जाम आएगा मैं नेचुरली लिख दूंगा, ये सब कुछ नहीं आपने। सर वो ना मतलब आप ठीक कह रहे हैं, पहले आपके पास बेसिक एक होना चाहिए। वो ये मैंने कब करा, जब मेरे पास एक बार मैंने नोट्स प्रिपेयर हो गए थे, ठीक है, मतलब जब मैंने पूरा प्रॉपर अपना हर टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि वो सबसे बेयर मिनिमम वो है। आप
एम्बेलिशमेंट किए जा रहे हो, मतलब ये सब वैल्यू एडिशन किए जा रहे हो, लेकिन आपको बेसिक्स ही नहीं पता ना, तब फायदा नहीं है इनका। तब आपको ये है सर 4 से 4.5 नंबर करने के लिए, 4.5 से 5 नंबर करने के लिए, ठीक है। तो सर ये मैं तब कर रहा था जब व्हेन आई वाज डन विद माय नोट्स, तो उसके बाद मैं कोशिश कर रहा था कि ये सब चीज़ें भी। तो वही, ये आप यही कहना चाह रहे हो, ये पहले मत करो भैया, पहले 4 नंबर तक तो पहुंचो, पहले वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी 5 तक जरूरी है। और ऐसे ही डायग्राम्स भी थोड़ा सा आप खुद से भी अगर इनोवेट कर सकते हो कि किसी चीज़ को अगर आपको साइकिल दिखानी है, विशियस साइकिल या वर्चुअस साइकिल, उसको भी मैं कोशिश थोड़ा सा खुद से भी ना इनोवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो चीज़ आप वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हो अगर आप उसको डायग्रामेटिकली या फ्लो चार्ट के वे में दिखा सकते हो ना, तो सर ये एथिक्स में या इन सब में भी मैंने आज को यूज़ करा है। परफेक्ट यार, सॉलिड। आई थिंक मेंस का तो आपने बहुत टाइट कर दिया था अपना गेम, यस सर। है ना। अब नाउ कमिंग बैक टू इंटरव्यूज में व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द पैनल? आई थिंक आपके इंटरव्यू में मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट हुए हैं। यस सर। फ्रॉम 135 which you didn't expect, somewhere around 130s you didn't expect, to 198, almost topper level 1 है। Yes, sir. राइट। इंटरव्यू पैनल का आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, लाइक कि व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, हाउ कैन समवन स्कोर बेटर, उनका मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? यस सर। राइट। हाँ सर, एक तो ये मिथ बिल्कुल हटा देना चाहिए कि नॉलेज टेस्ट नहीं होती, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट है, आपकी पर्सनालिटी जज की जाएगी, ठीक है। तो सर ये, क्योंकि सब बच्चे जितने आ रहे हैं ना वहाँ पे, दे आर एक्सट्रीमली, दे हैव गुड पर्सनालिटी, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और इवन नॉलेज भी। तो एक नॉलेज एस्पेक्ट होता है जहाँ पे वो सिर्फ 30 मिनट्स होते हैं सर उनके पास, 25 to 30 मिनट्स, उसमें वहीं पे ही आपको दे कैन जज यू कि कहाँ पे स्टैंड आउट। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली मतलब कि आप पर्सनालिटी भी देखते हैं आपकी, बट सर नॉलेज होती है, और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज, कि इसने पढ़ ली कोई चीज़, तो इसको अगर हम कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, जैसे अगर हम इसको डीसी या डीएम बना देते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट का, कोई प्रॉब्लम दे देते हैं, जैसे हेल्थ सिचुएशन कोविड के टाइम में कि बहुत कॉमन था, तो ये सॉल्व कर पाएगा, मतलब ही बी एबल टू थिंक ऑन हिज फीट, क्योंकि सर प्रॉब्लम तो बिल्कुल न्यू आएगी एंड यूनिक आएगी उस टाइम, ठीक है। तो वो चाहता है कि ऐसा ना हो कि रेडीमेड सॉल्यूशन ना होते हुए भी ही इज़ एबल टू थिंक समथिंग न्यू एंड यूनिक। तो सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो मेरे को पता लगा था। बट सर यहाँ पे ना एक प्रिपरेशन भी ढंग से इस बार मैंने की थी, ऐसा नहीं है, मतलब कि उसको मैंने 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया था। पहला मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि सर करंट अफेयर्स तो ढंग से पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर ना सर सिलेबस में लिखा है कि ही शुड बी अवेयर अबाउट जो स्टेट में हो रहा है, रीजन में हो रहा है या इंटरनेशनल में हो रहा है। तो सर इसमें ना क्या करना है आपको, एक न्यूज़पेपर पर्टिकुलर जिससे भी आप कंफर्टेबल हो। इंडियन एक्सप्रेस मुझे ठीक लगा फॉर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक्सप्लेन कॉलम आता है एंड जो उनके एडिटोरियल होते हैं वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो सर वहाँ पे उसको मैंने एज अ बेस रखा। टाइम्स ऑफ इंडिया को फॉर स्टेट रिलेटेड न्यूज़ एंड मिंट को फॉर इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और करंट में अपडेट भी होता रहता है, ठीक है सर। ये तो करंट का हो गया। उसके बाद सर स्टैटिक में भी ना कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ पे दे फोकस अ लॉट, जैसे आपका एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड सर पॉलिटी। तो इनकी नॉलेज, क्योंकि वो जैसे ये पूछ लेंगे जुडिशियल रिव्यू हमें एक डेफिनेशन में बताएं, या इनमें फ़र्क क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, रिव्यू, है ना, और ओवर रीच। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जिसके अगर आपने पढ़ा हो तो वो हेल्प करता है। तो सर सेकंड पिलर ये हो गया, ठीक है। एंड सर थर्ड डैफ, जो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर आप खुद ही उनको कीवर्ड्स दे रहे हैं, चाहे वो आपका स्कूल के बारे में, मेरा डीएवी स्कूल था तो दयानंद के बारे में मेरे से मॉक्स में भी पूछते थे वो। और सर ऐसे ही डीटीयू से रिलेटेड अगर है तो आपको इस थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको अपना नेम का मीनिंग पता होना चाहिए उसके। तो सर मैंने इसके लिए क्या किया था, हर कीवर्ड से रिलेटेड मैंने 10 to 20 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए थे अपने, मतलब मेरे 2 रजिस्टर हो गए थे इस तरह से, और उनको ना रिवाइज भी किया था। बट मैकेनिकल ना साउंड करूं इंटरव्यू में और थोड़ा स्पॉन्टेनियस रहना चाहिए तो इसलिए मैंने क्या किया था, उसको सर 4th में मैं डेली अपने भाई या पापा को पकड़ा देता था अपना सारा कि अब इसमें से मेरे से पूछो, जितना आता है ठीक है बता दूंगा, जितना नहीं आता वो भी ठीक है। तो सर आई थिंक एक ये प्रैक्टिस भी जो डेली में कर रहा था उसने भी हेल्प करा। एंड सर मॉक्स तो ऑब्वियसली, बट उसको भी ना सर लिमिट में देना चाहिए। मैंने सोचा था कि मैं 5 to 6 या इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा, तो लिमिट में, जस्ट टू सी कि आप एटिकेट्स ठीक से बिहेव कर रहे हैं बोर्ड के आगे, बहुत ज़्यादा हाथ तो नहीं हिला रहे, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है हम हाथ हिला के बात करते हैं तो उनको, लेकिन बट दे माइट नॉट लाइक दिस थिंग। सो फर्स्ट, अच्छा अब टेक मी टू द इंटरव्यू बोर्ड इटसेल्फ, लाइक फर्स्ट वाले आपके अटेम्प्ट में वेयर यू हैड 130 के अराउंड, यस सर, एंड सेकंड वाले जहाँ पे ऑलमोस्ट
क्लोज टू 70 मार्क्स, 60 to 70 मार्क्स का जंप हो रहा है। यस सर। तो आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए या किस तरह का एटीट्यूड था वर्सेस जो सेकंड टाइम में हुआ, एंड यहाँ पे भी लाइक द काइंड ऑफ फीडबैक दैट यू गॉट, साकेत सर ने भी जो फीडबैक, ये सब कैसे आपने इनकॉर्पोरेट किए, या इनमें से क्या चीज़ें थी जो आपको लगे कि हाँ ये काम की चीज़ बताई गई है, राइट, अराउंड दैट लिटिल बिट। यस सर। सर लास्ट टाइम आई थिंक द क्वेश्चंस वर बिट मोर फैक्चुअल, मतलब ऐसा मुझे लगा कि वो आपका ना थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। जैसे एक दो क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछ लिया था कि चंद्रयान 1 का पेलोड बताओ, तो एग्जैक्टली अब वो उस टाइम इतना पुरानी न्यूज़ आप 2008 की, वो कैसे। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। तो अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स से दैट जब भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना, उस पे वो मार्क नहीं करते हैं, दे आर, वो एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट होता है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? Sir, आपको नहीं लगता ऐसा कुछ? सर मुझे नहीं, मतलब आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है, बट सर क्योंकि उन्होंने ना अपना जजमेंट के लिए बताया नहीं है कि क्या क्राइटेरिया है, ठीक है तो किसी ने हो सकता है उसका आंसर दे दिया हो मेरे से पहले या मेरे बाद, तो ऑब्वियसली दैट कैंडिडेट विल बी हाँ गेटिंग मोर मार्क्स एंड आई विल बी गेटिंग लेस, क्योंकि अल्टीमेटली रिलेटिव है सर, मतलब आप कुछ भी आप बोलो, ठीक है। तो सर मुझे लगता है ना सर, अब क्या कर सकते हैं आप इसके अंदर, आपके पहले वाले ने सब फैक्चुअल। लेकिन सर एक चीज़ इसमें ये होती है कि आपको ना वहाँ पे बॉक डाउन नहीं होना होता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी करी थी और ग्रेजुअली आ भी गई थी कि आपको नहीं आते ना 2-3 क्वेश्चन तो चलता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको उस क्वेश्चन पे जज करते हैं जिसका आप आंसर दे रहे हो या जिसमें आप बता रहे हो। तो मेरे को तो ये ठीक लगता है कि अगर ओपिनियनेटेड क्वेश्चन, मतलब ऐसा अगर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन हो या कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिस पे डिस्कशन हो सके, वहाँ पे स्कोर करने का, दैट इज योर स्ट्रेंथ। हाँ दैट इज़ माय स्ट्रेंथ, और आई थिंक वहाँ पे स्कोर करने का भी चांस अच्छा खासा हो जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस, क्योंकि उसकी आप प्रैक्टिस कर भी सकते हैं सर, मतलब चाहे वो आपसे जैसे CA के बारे में जो भी लेटेस्ट न्यूज़ में चल रहा है ना, CA के बारे में पूछ लें तो उसके बारे में भी ना थोड़ा आपको पता भी होना चाहिए सर, पढ़ के जाना चाहिए, ये भी एक ज़रूरी होता है कि आप पढ़ के गए हो, थोड़ी सी एक ओपिनियन खुद से भी पहले से फॉर्म करके जाओ, वहाँ पे भी नहीं, ऐसा नहीं कि सब कुछ आप ऑन द स्पॉट कर रहे हो। तो सर एक पहले वाले में काफी फैक्चुअल थे सर, हाँ थोड़े, मतलब मुझे ये लगा, और जितना आइडियली डिस्कशन होना चाहिए था जिस लेवल पे उस लेवल तक पहुँचेंगे सर। इस वाले में या तो उनकी स्ट्रेंथ बोलूँगा कि जो बोर्ड मेंबर थे या बोर्ड थे, उनके क्वेश्चंस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, कुछ थोड़े बहुत डेप्थ से भी थे, एक दो, क्योंकि पिछले में मेरे डेप्थ से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ, तो इस बार थोड़े से डेप्थ से भी थे, कुछ जो आसपास पॉलिसीज चल रही हैं या करंट चल रहा है उसमें से भी था, लास्ट टाइम कुछ करंट का भी नहीं था, मतलब। तो अब जब आप प्रिपेयर करके गए हो, उससे अगर कुछ पूछे ही ना, या मतलब बिल्कुल ही अलग ही पैरामीटर पे जज कर रहे हैं आपको, तो उसमें वो दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, वो फिर आप कुछ यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आप कर सकते हो कंट्रोल में, है ना। और मैंने मेहनत भी सर करी थी थोड़ी, तो मुझे लगता है अपनी उनकी भी सिर्फ कमी नहीं बोलूँगा, खुद की भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट किए थे, क्योंकि लास्ट टाइम लगा था कि इतना कम स्कोर है, इतना मैं डिज़र्व नहीं करता, तो उसको भी प्रूव गलत करना था, थोड़ा सा एक वो भी था दिमाग में, है ना सर। और यहाँ पे सर पहला मैंने मॉक यहीं दिया था साकेत सर ने, क्योंकि हेजिटेशन तो रहती है, आपको लग रहा होता है यार थोड़ा और पढ़ के जाऊँ बेटर, पता नहीं क्या पूछेंगे वो, और फिर वेदर आई विल बी एबल टू आंसर टू देयर स्टैंडर्ड। बट सर ने कहा कि नहीं, अब आप इससे ज़्यादा आप क्या ही पढ़ोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप मेंस क्लियर करके आ रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आके दो, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किन किन पे मेहनत करनी है या कहाँ काम करना है। तो सर यहाँ पे काफ़ी सही बोर्ड था, मतलब बोर्ड मेंबर्स काफ़ी बढ़िया थे, एंड उनके क्वेश्चंस भी आई थिंक अच्छे थे, मेरे डेप्थ से ही थे, या जो करंट में चल रहा है ना पॉलिसीज़, जैसे उन्होंने दिल्ली से रिलेटेड भी पूछा था कुछ क्वेश्चंस, सोशोलॉजी को भी लिंक करा था उन्होंने एनिमल मूवी के साथ। तो सर क्वेश्चंस भी ऑन द स्पॉट आपसे पूछ रहे थे, और इंटरेस्टिंग थे क्वेश्चंस, जो कि, और सर उनका फीडबैक भी अच्छा था। उन्होंने बोला था कि तुम्हारा जैसा एटीट्यूड है या जिस तरह का तो आपका नेचर है, उसको बहुत ज़्यादा चेंज मत करो, जैसे वो कैजुअल रहो, बस थोड़ा सा उन्होंने कहा था स्माइल को थोड़ा सा उसको कम करो, खुश भी देखो, क्योंकि मैं खुश था उस टाइम, मतलब तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा खुश भी मत देखो, तो थोड़ा ठीक ठाक दिखो। अच्छा, तो ठीक था सर, मतलब मेरे को आई थिंक अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट ही था तो उससे और बूस्ट मिला कि और ज़्यादा ठीक डायरेक्शन में प्रिपेयर करना है। Awesome, awesome. Biggest hurdle that you have faced in this exam, जो आपको लगा कि नहीं हो पाएगा overcome, इस because aspirants जो है, where I am coming from is that कि aspirants have this tendency, एक दो बार failures हो गए, they want to say that you know अब नहीं हो रहा है, and a lot of aspirants feel that they are a lot disadvantaged as well. So for example different languages के हैं या कुछ regions के, tribal regions के जितने aspirants होते हैं, उनको लगता है कि हमारे इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि हमारे पहले similar background वाले लोगों का कभी नहीं निकला है. So what is your take on this, right?
सर मतलब ऐसी फीलिंग ऑब्वियसली, क्योंकि एग्ज़ाम इतना ऐसा है कि आपको एक जगह बैठ के कमरे में बैठ के किसी से बहुत ज़्यादा जब पढ़ रहे होते हो आप, इंटरव्यू से पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में तो आप करते हो इंटरेक्ट, उससे पहले बहुत ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, आपकी अपनी ही स्ट्रगल होती है, आप अपनी ही टेंशन चल रही होती है कि मुझे सिलेबस आज का टारगेट कंप्लीट करना है, नेक्स्ट टेस्ट का पढ़ना है, किस तरह से इम्प्रूव करना है। बहुत बार आप रोड ब्लॉक भी हिट करते हो, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। तो सर प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली आती है, लेकिन मुझे लगता है ऐसी प्रॉब्लम कभी ऐसा नहीं स्टेज आया कि मैं बिल्कुल ही ये लगा कि नहीं नहीं अब छोड़ देना चाहिए सर, क्योंकि मुझे था कि जब तक मेरे पास है ना, जब तक जान है तब तक करेंगे, तब तक लड़ेंगे, फालतू में ऐसे हार मान के बैठने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि कोई और बच्चा है जो कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, ठीक है, आप हार मान लो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और सर ये भी आती है प्रॉब्लम ऑब्वियसली, तब मैं डिस्कस करता था अपने पेरेंट्स के साथ, जैसे मेरे को याद है कि प्रीलिम्स से पहले ही मॉक दिया कोई और अच्छे से पढ़ाई करके दिया, लेकिन उसमें उसमें इतने कम नंबर आ गए, उसमें आ गए मतलब 40-50 ऐसे नंबर, जो लग रहा था कि यार इतना तो मेरे प्रीलिम्स में कभी आए नहीं है, इतने जब मैं पढ़ के भी नहीं जाता तब भी नहीं आए। फिर आप मैं पेरेंट्स से डिस्कस कर लेता था या दोस्त से किसी से, ठीक है, कि यार क्या करा जाए, तो ऑब्वियसली फिर वो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि एक पेपर या एक मॉक की वजह से उस पर ज़्यादा बॉक डाउन होने के, हाँ, डज नॉट मैटर, उसमें से आप सीखो कि मतलब क्या गलती कर रहे हो, कि क्योंकि सर हर चीज़ को ना, हर सेटबैक को आई थिंक एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि आप हर चीज़ सेम चीज़ बार बार रिपीट ना, सेम गलती बार बार रिपीट करने का स्कोप नहीं है सर। तो इसीलिए मॉक्स लोग देते हैं बहुत सारे, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, या आप मेंटर से डिस्कस करते हो, है ना, तो सर वहाँ पे भी हेल्प करते हैं मेंटर बहुत ज़्यादा, है ना। तो सर बट मैं किसी का जर्नी को वो नहीं कर रहा सर, पुश डाउन नहीं कर रहा, हर किसी की अपनी स्ट्रगल है, अपनी प्रॉब्लम है। मेरे साथ थे, मतलब भगवान ने भी मेरा साथ दिया है हमेशा, और से मेरे पेरेंट्स और फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट। जैसा आपने पहले भी बोला था, लॉट ऑफ फैक्टर्स नीड टू कम टुगेदर, लक भी साथ में आ गया, कुछ कुछ और चीज़ें भी। सर मेहनत भी करी है सर, हाँ, उसका भी मेहनत कुछ नहीं है, मेहनत को कभी पीछे नहीं रखा उसको, वो तो नेसेसरी कंडीशन वो सर है यहाँ पे, मतलब वो आई थिंक हर बच्चे को वो करता भी है, जो बच्चे आई थिंक नहीं भी होते शायद वो भी करते होंगे, लेकिन सर आपको जब खुद से लगता है ना कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था, बस फिर तब आई थिंक भगवान भी साथ देते हैं और हो भी जाता है सब। परफेक्ट 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 परफेक्ट, अमेजिंग गाइस। वी विल हैव एन अकेडमिक सेशन विथ अनुराग एज वेल। इतनी सारी जैसे मेंस की बातें, प्रीलिम्स वाले भी इन्होंने अपने फ्रेमवर्क्स बनाए हुए हैं, we'll definitely need them to be discussed with students. Sure, sir.